नमस्कार। आज मैं पुनः आपके समक्ष एक टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान का एक टॉपिक है और एक टॉपिक है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसके प्रथम वीडियो में हमने बताया कि आनुवांशिकता क्या है, विभिन्नताएं क्या हैं, विभिन्नताओं का प्रकार क्या है, क्या कारण है कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं किस प्रकार उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, इन सब चीज़ों की चर्चा मैंने की। आज मैं आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे। उसी की चर्चा आज मैं करूंगा। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। उन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान में मैथमेटिक्स का प्रयोग किया और एक नियम को प्रतिपादित किया। एक नियम क्यों, दो नियम का उन्होंने प्रतिपादन किया, जो कि आनुवांशिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ और इसीलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जेनेटिक्स का उनको पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग का जो परिणाम था, उन्होंने 1866 में प्रकाशित किया, लेकिन उस समय उनके प्रयोग को मान्यता नहीं मिली। 1900 यानी अब 1866 से 34 वर्षों के बाद उनके प्रयोग को मान्यता मिली और उसके बाद सारी धारणा जो है वह बदल गई। तो हम लोग बात करें कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, सर्वप्रथम उसको एक संकर संकरण का नाम दिया गया और इसके लिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर के पौधे का चुनाव करने के क्या क्या कारण थे, उसके पर चर्चा हम लोग कर लें। सर्वप्रथम मटर के पौधे यानी पायसम से मटर के पौधे का चुनाव, मटर यानी पायसम सटाइवम का चुनाव प्रयोग के लिए निम्न कारणों के कारण किया गया। फर्स्ट, इनका जीवन काल 3 से लेकर 4 महीने का था, जो कि प्रयोग के लिए सहायक था। इसकी लंबाई भी अधिक नहीं थी। इसमें जनन अंग
कि केवल स्वपरागण ही संभव था। यह एक द्विलिंगी पौधा है पांचवा, एक द्विलिंगी पौधा है। इनके फली में दानों की संख्या सीमित। इन सब कारणों से जो एक्सपेरिमेंट था वो करना आसान था, क्योंकि यदि एक्सपेरिमेंट करने में बहुत अधिक समय लगता तो फिर बार बार एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल था। तो मटर के पौधे का चुनाव करने के कुछ कारण थे, इसलिए उन्होंने इसका चुनाव किया। हम लोग बात करेंगे कि आखिर उन्होंने मटर के पौधे के साथ कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया, उसकी चर्चा हम लोग अब करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं और भी बता दूं कि मटर के पौधे में एक लक्षण के लिए विपरीत गुण बहुत ही स्पष्ट थे, और इन लक्षणों के गुणों में इतने कंट्रास्ट थे कि आसानी से उसको ऑब्जर्व किया जा सकता था। तो अब हम लोग चर्चा करें कि कौन कौन से गुण ऐसे थे। तो कुछ मटर के पौधे को आपने देखा होगा, उसकी ऊंचाई क्या होती है, अधिक होती है, किसी की कम होती है। कोई झुर्रीदार उसके बीज होते हैं, झुर्रीदार और हरे बीज होते हैं। तो कहीं पर आप पाएंगे कि उसके बीज जो हैं गोलाकार और पीले रंग के हैं। तो ये जो कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज है, ये एक्सपेरिमेंट करने में क्या होता है, आसानी थी, और इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। उन्होंने सर्वप्रथम शुद्ध लंबे और शुद्ध बौना पौधों के बीज लिए और उसको बो दिया। उससे जो पौधे हुए उनमें उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक पौधे के पुष्प यानी शुद्ध लंबे पौधे के पुष्प से के परागकण को लेकर शुद्ध बौने पौधे के पुष्प के वर्तिकाल तक उन्होंने उसको क्या किया, पहुंचाया आर्टिफिशियल तरीके से। और उसके बाद जो बीज उत्पन्न हुए उसको उन्होंने जब फिर से लगाया तो पाया कि सारे पौधे क्या हुए, वे लंबे हुए। इसका क्या अर्थ निकला, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जितने भी लक्षण हैं उनके जो गुण हैं वो हमेशा पेयर ऑफ अलील से मिलते हैं। अलील क्या है? तो मैं बात करूं, अगर शुद्ध लंबे को अगर हम लोग कैपिटल टी से दिखाएं तो ये 2 टी से दिखाना होगा, यानी हमेशा ये पेयर में मिलते हैं। इसी तरह से बौने को हम लोग डी से न दिखाकर क्या दिखाएंगे, टी से ही दिखाएंगे, लेकिन स्मॉल टी, जिससे कि स्पष्टता जो है वह बनी रहे। तो शुद्ध लंबा, उसमें जो आप देख रहे हैं 2 अलील, और वो किसके लिए है, लंबापन के लिए है, और वो कैपिटल टी से दिखाया गया है।
वहीं पर शुद्ध बौने के लिए स्मॉल टी से दिखाया गया, वो भी पेयर में। और जब लैंगिक जनन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप इस दो पेयर ऑफ अलील से, यानी इस अलील जोड़े से कोई एक ही क्या आएगा, एक युग्मक के रूप में बाहर आएगा, एक गुण, और इसी तरह से इधर से भी आएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है पेरेंट जनरेशन, यानी पीढ़ी, जनक पीढ़ी। और युग्मक जो आएंगे इससे आएंगे टी, और इससे आएंगे कोई एक स्मॉल टी। तो ये टी और ये टी वाले जो बीजों को जब उन्होंने लगाया और क्रॉस करवाया गया है ये, और क्या हुआ है ये, तो पर परागण करवाया गया, पर परागण उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से करवाया। पर परागण के परिणाम स्वरूप जो भी पौधे हुए वे क्या हुए, वे लंबे पाए गए, लंबा पाया गया। अब लंबा होने का क्या कारण था, तो उन्होंने बताया कि जो एक ही लक्षण के, यानी लंबाई का जो लक्षण है उसमें कुछ पौधे लंबे हो, कुछ पौधे जो है जैसे शुद्ध लंबा का जो कैपिटल टी था और स्मॉल का बौने का जो था वो स्मॉल टी था, दोनों यहाँ आए। लेकिन यहाँ जो है लंबापन जो है वो डोमिनेटिंग है, वो प्रभावी गुण है, और इसीलिए जितने भी पौधे थे वो क्या हो गए, लंबे हो गए। तो प्रथम पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन में क्या हुआ, प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे क्या हो गए, लंबे हो गए, क्योंकि जो प्रभावी था वो गुण क्या था, लंबापन का, यानी कैपिटल टी यदि है तो पौधे क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। और चूंकि स्मॉल टी भी साथ में है लेकिन वो प्रभावी नहीं है, वो अप्रभावी यानी रिसेसिव है, और कैपिटल टी जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो लंबापन जो है वो प्रभावी है, और इसी को प्रभाविता का नियम भी कह सकते हैं। यानी यदि आप शुद्ध पौधे लेते हैं और उनमें जब आप क्रॉस कराते हैं, या किसी जीव के दो विकल्पी गुणों को लेते हैं और उनको जब क्रॉस करवाते हैं तो जो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है वही क्या होता है, उसका प्रभावी गुण होता है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, लंबापन का गुण मिला, सारे पौधे क्या हो गए, लंबे हो गए। इसके बाद उन्होंने फिर जो पौधे मिले उससे उन्होंने सेकंड में क्या करवाया, फिर उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, यानी स्वपरागण। स्वपरागण करवाया और उन्होंने पाया कि जितने पौधे स्वपरागण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए वे सभी लंबे नहीं हुए। इस बार उन्होंने पाया कि अनुपात जो है लंबापन और बौनापन का जो अनुपात है वह आया है 3:4, 3:1। ये क्या मतलब है, ये जो लंबापन अनुपात बौनापन का जो अनुपात आया 3:1, ये क्या दर्शाता है, ये यह दर्शाता है कि प्रथम पीढ़ी में जो हमको लंबापन केवल दिखने को मिल रहा है, लंबे पौधे दिखने को मिल रहा है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि बौने पौधे का गुण वहां पर क्या हुआ, नहीं आया, बौने पौधे का भी गुण आया, लेकिन प्रथम पीढ़ी में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जबकि द्वितीय पीढ़ी में वो अपने आप को एक्सप्रेस
करता है, यानी यहाँ जो है वह अपने गुण को फिर से पृथक कर लेता है। इसी चीज को हम द्वितीय पीढ़ी को दिखा सकते हैं कि युग्मक किस प्रकार आया। तो देखिए, टी टी, यह जो स्क्वायर टेबल बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पनेट वर्ग कहते हैं। तो ये टी टी एक जनक से आया और ये टी टी एक जनक से आया। यदि इस टी और इस टी का मिलन होता है तो क्या बनेगा, कैपिटल टी वाला पौधा आएगा। इसी तरह से यदि इस टी और इस टी का होगा तो क्या होगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसी तरह से ये टी और इस टी का होगा तो ये क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और अगर ये और ये बनेगा तो दोनों क्या होंगे, स्मॉल टी होंगे। आप यहां पाएंगे कि ये जो टी टी है इसमें दोनों क्या है, डोमिनेंट है, फैक्टर है, यानी ये क्या होगा, लंबा होगा। इसमें आप देख रहे हैं एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो यानी ये जो दिखेगा तो कैसा दिखेगा, ये लंबा दिखेगा, क्योंकि ये स्मॉल टी के मुकाबले कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है। इसी तरह से इसमें भी क्या होगा, लंबा होगा। लेकिन यहां पर दोनों स्मॉल टी है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये पौधा बौना होगा। अब हम लोग यहां पर एक और चर्चा करेंगे कि लक्षण प्ररूपी क्या है और जीन प्ररूपी क्या है। जीनी प्ररूपी आप देखना चाहेंगे तो एक्चुअली जीनी प्ररूपी जो है उसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, 1:2:1। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि टी टी अनुपात टी टी, टी कैपिटल टी स्मॉल और टी टी, ये जीनी प्ररूपी, यानी जीन जो है उसका अनुपात किस प्रकार है। लेकिन वहीं जो हमको दिखता है फिजिकली कि लंबा है या बौना है, तो उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटिपिक टाइप कहते हैं या लक्षण प्ररूपी कहते हैं। लक्षण प्ररूपी अनुपात, जो कि हम पहले ही बता चुके, वो क्या है, 3:1। तो ये एक संकर संकरण कहलाया, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट कहलाया एक संकर संकरण कहलाया, क्योंकि यहां पर एक ही लक्षण के गुणों का संचरण या क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया और 2 पीढ़ी तक इसका अध्ययन किया गया। अब इस पर आधारित उन्होंने एक नियम दिया, उस नियम को हम लोग समझे। वो नियम क्या है, एक्चुअली जब आप एक ही लक्षण के गुणों के संचरण का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें 2 कंट्रास्टिंग गुण है, तो आपको क्या मिला। प्रथम पीढ़ी में आपने पाया कि जो प्रभावी गुण था उसी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और लेकिन द्वितीय पीढ़ी में क्या हुआ, जब आपने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो पाया कि जो अप्रभावी है वह भी अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस कर पाता है द्वितीय पीढ़ी में। इसी पर आधारित उन्होंने एक नियम दिया जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका हिंदी है पृथक्करण का नियम, मेंडल
का पृथक्करण का नियम। इसके अनुसार जब एक संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही परिलक्षित होता है। अप्रभावी गुण छिपा रहता है। लेकिन द्वितीय पीढ़ी में यह गुण परिलक्षित हो जाता है, अर्थात पृथक हो जाता है। इसी को उन्होंने इसके अनुसार जब एक संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही परिलक्षित होता है, यानी एक्सप्रेस होता है, अप्रभावी गुण छिपा रहता है। लेकिन द्वितीय पीढ़ी में यह गुण परिलक्षित हो जाता है, अर्थात पृथक हो जाता है। इसी को उन्होंने पृथक्करण का नियम कहा है। तो ये जो पहला नियम था, इसमें आप यह समझ रहे होंगे कि किसी भी लक्षण के लिए जो गुण हैं उनको दो अलील के द्वारा, एक पेयर ऑफ अलील्स के द्वारा उसको एक्सप्रेस किया जाता है। और जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मेयोसिस होता है, और इसीलिए उस अलील में से कोई एक ही युग्मक के रूप में निषेचन के लिए आगे की ओर आता है। इसी प्रकार तो इससे क्या होता है कि नर और मादा से कोई एक ही अलील आते हैं और फ्यूज करते हैं। अब उस पेयर ऑफ अलील जो बनते हैं उसमें यदि कोई प्रभावी है तो वही आपको प्रथम पीढ़ी में क्या करता है, एक्सप्रेस कर पाता है, यानी अपने आप को दर्शा पाता है। और जो रिसेसिव है यानी अप्रभावी है वह अपने आप को नहीं कर पाता। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह अपने आप को कर पाता है, जिसको हम लोग पनेट स्क्वायर के द्वारा आसानी से दिखा सकते हैं। और इस पर आधारित नियम आपके सामने है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग द्विगुण संकरण प्रयोग के बारे में समझेंगे और उस पर आधारित नियम को भी हम लोग समझेंगे। धन्यवाद।